ऐसा आदमी जिसको लगता है कि गांधी जी ने सही नहीं किया, अच्छी बात आप कहते हैं अनुपम यादव किस क्लास में? और कोई नहीं? बस अभी पूछेंगे आपसे और कोई नहीं है सर? अच्छा, गांधी जी ने क्या इतना से आप शुरू करते हैं कि अभी आप और किसी के दिमाग में बात हो गांधी जी ने ये गलत किया था, अगर वो ऐसा ना करते ज़्यादा अच्छा होता, और ऐसा ना करते तो अगर ऐसा कोई प्रश्न है किसी दिमाग में, अच्छे थे मानते हैं आप आपके निगम में, इसके बावजूद अगर कोई ऐसा प्रश्न हो कि लगता हो कि नहीं ये गलत किया था है किसी के पास में प्रश्न? अनुपम से एक बात पूछ लेंगे कि पहले इससे जानकारी करिए कैसा क्यों लगा सबसे अलग ये प्रश्न आपके बीच में नहीं है, आपके मन में नहीं है। बताइए भगत सिंह को फांसी की बात है, अच्छी बात है। अगर किसी को फांसी नहीं होती बचाने तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग तो नहीं लगा ऐसा नहीं लगा, इसके भी बात नहीं, इसका जवाब आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा अगर जवाब ना आए तो बाद में तुम दीजिएगा कि नहीं हमारा नहीं रहेगा। शुरू करते हैं शुरुआत से। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर गांव, है ना? गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले पोरबंदर गांव में, देखना जिसको देख सकता है, आता है जरूरत नहीं लिखने की। दूसरी बात, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? कोई नाम बता सकता है? कोई नाम बताएगा? चलेगा बताइए। हरिलाल, मणिलाल, हो गया। रामदास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास। अब ये अच्छा, गांधी जी को कुछ लोग बापू कहते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, कुछ लोग महात्मा कहते हैं, ऐसा कुछ राष्ट्रपिता भी कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस किसने बोला? धन्यवाद, सही जवाब सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले, सभी लोग कहते थे लेकिन सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपिता कई करके संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस। और ये कब की बात है? जुलाई 1944, ध्यान रखिएगा 1944। उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है अपने देश में नहीं थे, बाहर थे, और वहां से सिंगापुर से उन्होंने आकाशवाणी से जब देश को एक संदेश दिया है, उसमें उन्होंने गांधी जी को सबसे पहली बार ये 1944 की बात। अच्छा, महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना? सबको पता है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, एक चीज और, गांधी जी की मौत कैसे हुई थी? ठीक किया था, गोली मार करके ठीक किया था कि गलत किया था? ठीक किया था। अनुपम ने कहा ठीक किया। दूसरा क्या नाम है आपका? चलिए, दो
और कोई आप बताएंगे कि क्यों? सर क्योंकि उनने पाकिस्तान को वो उनका वो जो पैसा था कुछ तो उनको पूरा दिलाया था, इसलिए विरोध किया गया। पूरा दिलाया था? पूरा मीन्स उसका हिस्सा कि मेरा भी हिस्सा? सर उनका ही हिस्सा था लेकिन उन्हें दिलाया था। उनका हिस्सा तो हम लोगों को मार देना चाहिए था, है ना? बेईमानी कर देना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने दिला दिया। गलत है ना? अच्छा किया गोली मार के दिया। क्यों? इसलिए अगर मेरा हिस्सा दिलाते तो एक बात मानते। चलिए आपके अनुसार उनका ही हिस्सा था लेकिन इन्होंने दिलाया था, ये गलत था, है ना? चलिए ठीक, बस इतनी बात है। चलिए आओ। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने के बाद सुधार बंटवारा। हाँ बात तो सही है। जैसा आदमी एक बंटवारा करवा दे हमारे लिए घर में और उसके बाद हमारा और पैसा भी दिलवा दे उसको, पैसा अभी देना चाहिए, है ना? और पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, है ना? चलिए अच्छी बात। अब बात है युद्धनी को उन्होंने वो तो दे दिया था वैसे, लेकिन ऐसा किया कब था इसमें? तो उनकी मौत कब हुई है? 30 जनवरी 1948, है ना? ये कहाँ की बात है? दिल्ली की है। दिल्ली की बिरला भवन शाम की प्रार्थना सभा होनी थी, प्रार्थना सभा में जा रहा है ना, वहां पर उसने बढ़िया स्थान था, मतलब प्रार्थना करने जा रहे थे, मतलब भगवान की प्रार्थना करने जा रहे थे, गलत काम करने जा रहे थे, गाड़ी देना चाहिए था। ऐसा समझ लो तो मारा बहुत सही है ना? चलिए कोई बात नहीं, अभी बातचीत आगे आएगी। अच्छा ये बताइए कि देश का विभाजन हुआ 47 में, मार पाए 48 में। चलिए थोड़ा बहुत तैयारी में समय लगा होगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गांधी जी पर देश विभाजन के पहले आपको पता है कि कितने जानलेवा हमले हुए हैं? इस हिसाब से कि जैसे देश का बंटवारा करवाया, पहिया दिलवाया, तो ये तो जो भी होने चाहिए थे बाद में ही होने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देश विभाजन के पहले गांधी जी पर 4 जानलेवा हमले हुए, 4 जानलेवा हमले। सबसे पहला अच्छा कब हुआ? सबसे पहला 25 जून 1934, 25 जून 1934, है ना? सबसे पहला हमला कब हुआ? कहाँ हुआ था? पूना में, 25 जून 1934 में। हुआ क्या था, एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे और वहां पर जो है बम से उनकी गाड़ी को उड़ाना था। हुआ क्या था कि धोखे से आगे वाली गाड़ी उड़ गई, 8 लोग घायल हो गए और गांधी जी पीछे वाली गाड़ी से तो बच गए। क्या हुआ? पूना में रैली संबोधित करने जा रहे थे, कार पे थे, जैसे अपने यहाँ क्रॉसिंग है इस तरह की क्रॉसिंग थी और एक गाड़ी आगे आ पाई, क्रॉसिंग बंद हुई, गांधी जी वाली गाड़ी पीछे। हुआ क्या कि जैसे तो आगे गाड़ी गई उसको उड़ा दिया गया, बम रखा गया, 8 लोग घायल हो गए। उसके बाद जब गाड़ी क्रॉस हुई, क्रॉसिंग खुली, फिर गांधी जी की जब गाड़ी वहाँ गई तो देखा ये क्या, तो लेके सब कोई आपको मालूम था। ये कब की बात है? 25 जून 1934। अब ध्यान रखिएगा, 1934 में लोग को मारना चाह रहे थे, कोई बताएगा? जिसने ये कहा था, 3 लोगों ने कहा था कि मारा गया तो सही किया था, उनको ये जवाब देना चाहिए कि 1934 में क्यों मारा गया था। अनुपम बताइए, किसी को पता? क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और उनके पापा
पुजारी थे, तो मतलब वो मार धाड़ खून खराबा पसंद नहीं करते थे। वैसा आदमी कहाँ देश में चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए ना, इसीलिए मार ये गलत आदमी पैदा हो गया इस देश में। ऐसे देश में तो ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो मार धाड़ पसंद करता हो, खून खराबा पसंद करता हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो भैया मारने वाली बात नहीं है ना। ये मार धाड़ हमको बहुत पसंद है और गांधी ऐसा आदमी पैदा हो गया, तो जरा इसको खरीदो पहले, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो 1934 में, लेकिन कारण क्या था और बताते हैं आपकी। एक बात है बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा उस समय हरिजन यात्रा चल रही थी। हरिजन यात्रा जानते हैं? गणेश कृषि ने सुना है? नहीं सुना? हाँ, दलित लोगों के लिए दलित लोगों के साथ यात्रा चला रहे थे, क्योंकि उनको बराबर का सम्मान दिलाना था, अधिकार दिलाना था। वैसे ये बहुत अच्छे ताली बजाएंगे। गांधी जी ने क्या किया कि जो अछूत थे उनको हरिजन कहा जा रहा था, जो तो हमारे देश में छुआछूत होती है और ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ से निकलता। वहाँ क्या था, हमारे यहाँ ये नहीं होता था। वहाँ जो एक हारी बांधना पड़ता था गले में। अगर दलित घर से निकलेगा तो वो रास्ते में थूक नहीं सकता है, अगर थूकेगा तो किसी का पैर पड़ेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसको जो थूकने के लिए अपने गले में एक हारी लटकाना होता था, उसी में थूकता था। उसके बाद वापस आकर के अपने घर में उसको अपना स्थान सुरक्षित करेगा। ये चीज थी। दूसरी थी एक कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी। उसका काम ये था कि जो गलियारा होता था, कच्ची रास्ता जिसमें धूल रहती थी, तो उसमें पैर के निशान लगने पर बहुत अच्छी बात। तो अगर पैर के निशान बनेंगे, उस पैर के निशान पर हमारा और किसी का पैर निशान पैर पड़ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसे तो उसको पैर का निशान जो है ये साफ करता बिगाड़ता हुआ चलेगा। ये कौन लोग थे? दलित लोग। ये कौन थे? हिंदू थे? नहीं थे? हिंदू थे ना? हिंदू थे, क्लियर कर लीजिए। ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे। और हम हिंदू ही उनसे नफरत कर रहे थे, छुआछूत कर रहे थे ना। यानी अपने ही भाई से, अपने ही घर वाले से इतनी नफरत करते थे और गर्व महसूस करते थे। कुत्ता चला जाएगा मंदिर में, लेकिन उनको चला नहीं दिया जाएगा। अगर चले जाएंगे तो हमारा भगवान उसे हो जाएगा। वो भगवान कौन है? वो हमारा, उनका तो है। ये कहाँ से हो गया? इनका भगवान कैसे हो गया? भगवान तो हमारा है। इसका मतलब है कि भगवान जैसे कहा जाता है सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए तो होता ही नहीं है ना। अगर सबके लिए होता तो फिर उनका हर चीज में जाने को उन्होंने तो पैदा किया, हमने बनाया, अपने लिए बनाया। आपको मिलाएंगे सीधा नहीं। तालाब में पानी नहीं पी सकते हमारे में, जिसमें हम पीते हैं उसमें वो कैसे पिएंगे? उस कुएं में नहीं जाती है पानी भर सकते हैं जिसमें हम लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या था? हाँ गांधी जी ने कहा कि ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने ही लोगों से इतनी नफरत करेंगे, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसके लोगों को समझाने के लिए उन्होंने पूरे देश में एक यात्रा की थी। लोगों को जा जाके समझाते थे कि ये अपने लोग हैं और इनसे इतने भेदभाव नहीं कर सकते। और एक क्या होता था, उस यात्रा में चंदा जमा होता था, पूरे देश से चंदा लिया जाता था, लोग चंदा देते। उस चंदे से, क्योंकि इन लोगों की बहुत स्थिति बहुत खराब थी, बहुत गरीब थे, वो पैसा उनको दिया जाता था, इनके कर्म में लगाया जाता था। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कहा उन लोगों ने कहा कि गांधी ने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। अरे जहाँ पे हम हमारे मंदिर में इनको प्रवेश किया, हमारे कुएं में पानी भरवा दिया, जो हमारा हमको जो है भ्रष्ट कर दिया है। तो ऐसा आदमी को रहना नहीं चाहिए, इस आदमी को उड़ाना चाहिए। और दूसरी बात,
एक हुआ था पूना पैक्ट, जानते हैं पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट में क्या था, आरक्षण की व्यवस्था हुई थी और उसमें आरक्षण में एक कानूनी अवार्ड था। कानूनी अवार्ड ने अंग्रेजों ने इन लोगों के लिए 78 सीटें आरक्षित कर दी कि अब जब भी चुनाव लड़े होंगे तो उसमें ये अछूत लोग जो है 78 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक उन्होंने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि इनकी जो वोटर लिस्ट है वो अलग से बनाई जाएगी। जैसे अभी देखा होगा वोटर लिस्ट में सभी लोग एक साथ जाते हैं वोट डालने और एक तरफ से उनके नाम होते हैं, उनके भी हमारे भी सबके। उन्होंने क्या किया कि हरिजनों की जो है छूट है उनकी वोटर लिस्ट अलग बनेगी, बाकी लोगों की अलग बनेगी और जो चुनाव होगा उस आरक्षित सीट पर केवल वही लोग वोट डालेंगे, सभी लोग वोट नहीं डालेंगे। राजनीतिक अक्सर हो सकता है, इनका अलग थलग कर देंगे हम, ये छूट है इनका, अछूतों का चुनाव हो रहा लोग मजा लेते हैं, अगर आज अछूतों का चुनाव हो रहा है ना। और जब वो एमपी और मेरे बन के आता तो कहता ये तो उन लोगों का है 10% लोगों का। अब क्या है, गांधी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने पूना में की जेल में उस समय बंद थे और वहीं पर अनशन कर दिया। अनशन करके जब अम्बेडकर को बुलाया गया, हम लोग आए, वहां पर एक समझौता हुआ कि आपकी जो सीटें हैं वो 78 नहीं और होनी चाहिए, तो 78 से सीटें बढ़कर के कितनी होगी 151। ये गांधी जी ने किया कि उन आरक्षित सीटों को 78 के बजाय 151 कर दिया, लेकिन कहा कि नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट वही रहेगी, सभी लोग वोट डालेंगे। ये जो 151 थे सभी लोग वोट डालेंगे, यानी ये जो एमपी एमएलए होगा वो सबका होगा। तो ये अच्छा किया था गलत किया? अच्छा किया था भाई, सभी लोगों का वो हो जाएगा विधायक तो अच्छी बात है, और थोड़े लोगों का होगा तो हमें नहीं लगता बहुत अच्छा था। और अलग अलग उनकी वो छोटे लिस्ट अलग क्यों बनाएंगे? ये चीज हुई, तो ये जो समझौता हुआ था उसका नाम हुआ था पूना पैक्ट। ये हुआ था कब? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। हरिजन यात्रा चालू हुई उसी के बाद 1934 में, और 19 जब चंदा हो रहा उस समय जो है 8 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, जो इनके हरिजनों के कल्याण के लिए लगाया गया था। हरिजन यात्रा किस लिए थी? छुआछूत मिटाने और उनके कल्याण, है ना, इसलिए हुई थी। अब ये चीज बताओ कि क्या सबको अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी। जिनको नहीं अच्छी लगे उन्होंने कहा कि इस आदमी को उड़ाओ, ये आदमी चाहिए। और सबसे पहले कब हमला किया? 1934। फिर दूसरा हमला 3 जुलाई 1944। लेकिन 34 से 44 तक 10 साल लगे। 10 साल बहुत सोचा विचारा, शायद उनको ये लगा कि चलो ये हो गया जो हो गया, लेकिन अब जो है देश आजादी दिलाते आजादी नहीं करवाते, ये कुछ लालच रहा हो। लेकिन 10 साल तक कोई हमला नहीं हुआ। 3 जुलाई 1944 में हमला हुआ और ये हमला खुद नाथूराम गोडसे ने किया था। अब फिर अनुपम के पास आएंगे कि जो जिन्होंने कहा था नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को मार करके अच्छा किया था, तो अब फिर इनको जवाब देना चाहिए कि ये 3 जुलाई 1944 में क्यों मारने गया था? 1944 में तो देश का विभाजन नहीं हुआ था और 55 करोड़ रुपया का मैटर भी नहीं था, जो भाई हमने कहा था ना, तो ये तो मामला ही नहीं बना था। और 3 जुलाई 1944 को गोडसे जो है गांधी जी को मारने के लिए पहुंचा कहाँ? पंचगनी, बिहार। बिहार में एक जिला है पंचगनी, एक स्थान है, और वहां पर जो है एक सभा थी। सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे गांधी जी, कुछ लोग थे पैदल निकल रहे थे। गोडसे जो है कुर्ता पैजामा पहनता था और उस कुर्ते में एक बड़ा सा छुरा लेकर के डाले हुए थे और बीच में सबके बीच में घुस गया। घुसते हुए जब धीरे से गांधी जी के एकदम पीछे पहुंच गया कि अब लगा कि उसे अब मारा जा सकता है। उसने छुरा निकाला और छुरा लेके जैसे ही मारना चाहा, पीछे से विसारे गुरु जी एक थे, उन्होंने तुरंत इसका हाथ पकड़ा। तो जब छिना के जब पकड़ लिया गया तो भागने की कोशिश में कुछ लोगों ने सारा कुछ आवाज हुई, गांधी जी पीछे पड़ गए। क्या हुआ? बापू ये लड़का आपको मारना चाह रहा था, ये देखिए छुरा लिए, तो इसको छोड़ दो।
और जानिए, और उससे से कहा कि ऐसा है कि आश्रम आना, मैं आपसे बात करूँ।
कहीं न कहीं जाकर इसको रोकना पड़ेगा, चाहे उसमें एक रोके या एक मर जाए। ये तो है ना। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने ये शुरू कर दिया। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इससे बाहर एक सवाल लाता हूँ। आज पूरी दुनिया में 15,000 एटम बम बने हुए हैं। कितने? और वो अगर सब जगह दिए जाए तो पूरी सृष्टि ये धुआं बन जाएगी। इन एटम बम से अगर कोई बचा सकता है तो कौन? जो रोकेगा ना इस मारपीट को। और इसी को बापू ने, गांधी जी ने अहिंसा कहा। अहिंसा समझ में आई बात? अब ये बताइए कौन सा पिता ऐसा है जो चाहता है कि उसका बेटा उससे झूठ बोले? है कोई? नहीं। कोई मित्र ऐसा है जो चाहता है कि उसका मित्र उससे झूठ बोले? नहीं चाहता है। इसका मतलब झूठ खराब चीज है। तो अगर गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए तो क्या कुछ गलत कहा? अब एक सवाल उस बच्चे के जहन में, तुम्हारा बेटा क्या नाम है? जिसने कहा था हाँ अब भी हम चाहते हैं गांधी जी को सही मारा गया। तुम्हारी समझ पूरी बात नहीं आई। अब तुम हमें ये बताओ, पहला हमला गोडसे ने 1944 में किया था गांधी जी के ऊपर। किसमें किया था? और देश आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? पहले 47 है कि पहले 44? 44 है। और गोडसे कहता है मैंने इसलिए मारा कि गांधी ने 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए। जानते हो 55 करोड़ कब दिए गए? जब 47 के बाद जब बंटवारा हुआ तो उनको 20 करोड़ दिया गया, 75 देना था और ये कहा गया बाकी बाद में दे देंगे। तो 55 करोड़ तो दिए गए 47 के बाद। अब तुम्हारी समझ में आ रही ना? तो फिर 44 में मारने का क्या तुक था? अभी मगन जी ने बताया। अब तुम्हारी बात समझ में आई कि उसका ये दावा कि हमने गांधी को इसलिए मारा कि उन्होंने 55 करोड़ दिए, ये सही है या गलत? बोलो। गलत है। अब अगर तुमसे कोई ये बात कहे तो ये बात तुम उसको समझा सकते हो ना? ठीक है। अच्छा, तुम्हारा सवाल खत्म हो ही गया। एक सवाल और है। कहते हैं ना कि वो बहुत सवेरे उठते हैं बड़े आराम से, है टाइम से नहा धोवत हैं और सब कह के बिल्कुल फिट फाट होकर तैयार स्कूल जा। एक लड़का ये तरह है और एक ये तरह है, मम्मी जगा दी, बच्चा उठो 8 बजे का 9 बजे जाए है। अरे मम्मी 2 मिनट और रुको। और फिर जब वो उठता है तो क्या करता है? जल्दी जल्दी मंदिर हो, रोटियाँ पानी हो, कपड़ा, अरे मोजा कैसे उल्टे मोजा कहो पहन के चला हो, होता है ऐसा? अच्छा, तो अब सबसे बड़ा काम क्या है? ये ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उससे अलग है। इसलिए होता है कि जीवन में जो व्यक्ति टाइम का मैनेजमेंट नहीं करता। डू यू नो द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट? समय प्रबंधन। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों ने इसको गलत जरूर किया। अगर तुम अपने मोहल्ले में 2-4 लोग नाम गिनोगे तो 90-95% नहीं मिलेंगे, होंगे 2-4%। तो क्या वो हीरो हैं? तो हमको अपने जीवन में टाइम प्रबंधन करना चाहिए। उसी प्रबंधन के लिए जब देश आजाद हुआ तो देश का संविधान बनाया गया। क्या बना? संविधान। विधान माने काम करने की विधि। तो जो विधान जिस किताब में लिखे उसका नाम है संविधान।
जिसकी समझ में ना वो पूछ सकता है, जो बकोटी काट रहा वो काटता रहे। कुछ ऐसा है ना, हम चिल्ला रहे हैं, काट दूसरी मार दो, तो रिया ही दीजिए बगल वाले का। तो क्या बनाया गया? संविधान। उसमें क्या लिखा है? राज्य को चलाने के नियम, राज्य और जनता के संबंध, यह लिखा उस संविधान में। तो उसको किसने बनाया? यही सवाल गलत है, इसीलिए हमने बात सुनी। डॉक्टर भीमराव उस संविधान बनाने में 296 लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया। कितने? 300 में कितने कम? 4। जो याद रखो तो जल्दी आ जाएगी। 296 लोग थे, तो संविधान के किसने बनाया? 296 लोगों ने, न कि भीमराव अम्बेडकर ने। फिर हम भीमराव अम्बेडकर को क्यों मानते हैं इतना? उस संविधान में बनाने में 17 समितियां बनाई गई। समितियां समझ लेना, जैसे इसमें से हम कह दे 3 समितियां बना दो, एक आदमी अपने क्लास का मैनेजमेंट देखेगा, एक सफाई देखेगा, एक स्कूल की बात, तो समितियां बनी। तो संविधान में कितनी समितियां बनी? 17। और उसमें एक समिति थी ढांचा समिति, उसको शुद्ध हिंदी में कहेंगे प्रारूप समिति। ढांचा का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमारे शरीर में ये जितना मांस है, इससे हड्डी निकाल ली जाए तो क्या हो जाएगा? एक तवा लोथा पड़ा रहेगा, हो गया ना। तो ये जो हड्डियां हैं वो प्रारूप हैं, वही तो बताते हैं ये ह्यूमरस हड्डी है, ये रेडियोल्ला है, फिर ये हाथ बन गया। तो वो ढांचा बना जिसमें पूरा संविधान बनना था, उसका नाम था कौन सी समिति? ढांचा समिति। किसी को याद हो नाम? प्रारूप समिति। और उस समिति में 8 आदमी थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, न कि पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष सिन्हा साहब थे। बात क्लियर हुई है कि संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। भीमराव अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बात कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, और काम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष है? संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद। पहले सिन्हा के बाद में राजेंद्र प्रसाद। हो गया? हाँ ठीक है। ये थे नसर भाई। अब देखिए, अभी आपने बताया कि संविधान पर चर्चा आप कर रहे थे। हमारा आपका सबका मानना होता है कि संविधान किसने लिखा? सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। तो वही बताया इन्होंने कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव जब हुए तो उसमें से चुनाव हुए थे जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान यही था। तो पूरे जो सदस्य चुने गए थे वो थे 400, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें बाकी सीटें पाकिस्तान तरफ चली गई, हमारे देश में बची 296। अब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका जो चुनाव हुआ था वो पूर्वी बंगाल से हुआ था, जो पाकिस्तान में चला गया था, जो बांग्लादेश हो गया है। वो मुस्लिम लीग की सहायता से जाकर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ, भीमराव अम्बेडकर जो है बाहर हो गए, अब संविधान सभा में थे ही नहीं। तब क्या हुआ? और संविधान सभा लिखने का जो प्रारूप समिति जो बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया उनको, अम्बेडकर को, ये क्यों बनाया गया? ये किसने करवाया? गांधी जी ने, क्योंकि ये चुने गए नहीं थे, ये तो बाहर चले गए थे। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये एक इंग्लैंड के बहुत अच्छे जानकार थे, संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिक्स, उससे लिखवाना चाह रहे थे। और उसने इंग्लैंड सहित 2-3 और देशों के भी संविधान लिखे थे। तो सरदार पटेल और नेहरू ने कहा कि आइवर जेनिक्स से लिखवा लेंगे तो बहुत बढ़िया काम हमारा हो जाएगा।
गांधी जी के तक बात पहुंची। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई विदेशी हमारे देश का संविधान नहीं लिखेगा, हमारे देश का संविधान हमारे देश का आदमी लिखेगा। वो कौन? भीमराव अम्बेडकर। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि जो हमारे, जिनको हम बहुत ज़्यादा छूत समझते हैं, वो ले हमारे देश का संविधान लिखेगा और ये पूरे विश्व में मैसेज जाएगा। और बहुत बढ़िया विद्वता थे ये। तो इनको जो है अम्बेडकर जी को गांधी जी ने संविधान सभा में शामिल करवाया और प्रारूप समिति का चेयरमैन बनवाया, जिससे कि उनको ये मानना था कि अछूतों के लिए इनसे ज़्यादा और सहायता बहुत अच्छा लिखने का और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भोगता है वो इसके विषय में ज़्यादा जानता है। तो क्या हुआ, गांधी जी ने संविधान सभा में उनको, अम्बेडकर जी को शामिल करवाया और उन्होंने लिखा। एक बात आई थी अभी जो आई थी कि दो बातें कि गांधी जी ने क्यों बुरे हैं, एक बात तो यह थी। दूसरा आया था कि रुपया दिलवाया। रुपया दिलवाने की बात आप बता रहे थे, उसमें से थोड़ी सी बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ उस समय पूरे देश में कुल नगद राशि कितनी थी, किसी को पता है? कुल नगद राशि कितना था? 375 करोड़। 375 करोड़। अब बताइए कि ये जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इस 375 करोड़ में नगद राशि जो थी, इस समय भी तो बंटवारा होना था। अब पाकिस्तान को कितने रुपए देने चाहिए थे? 375 करोड़ थे, बंटवारा हो गया, कितने पैसे देने चाहिए थे उनको? हैं? आधे। ऐसे ही होता है ज़्यादातर हमारे लोगों के घर में। तो अगर दो भाई में विभाजन हुआ तो दो भाई ऐसा है तो एक एक हो भी, और ऐसा 20,000 हुआ तो 10,000 हो गया, यही तो होता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हो सकता था कि जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान का कम था, वहाँ लोग भी कम गए थे। तो जितना देश का विभाजन था वो थोड़ा एरिया उनका था, तो उनके पास पैसे भी कम चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग थे और ज़्यादा क्षेत्रफल था, इसलिए पैसे ज़्यादा चाहिए थे। तो यह हुआ कि कितने दिया जाए, ये तय करने के लिए उन्होंने क्या किया गया, 20 करोड़ रुपया तुरंत दे दिया गया कि ये लो अपना काम चलाओ, इसके बाद आपको और कितने देंगे ये बाद में तय कर लिया जाएगा। अब हुआ क्या, अब बच्चा उनको ये तय किया गया कि इनको 375 में कितना देना है, हमको 75 करोड़, और 20 दे गए थे। अब बचे कितने? 55 करोड़। अब 55 करोड़ रुपया उनको देना था। जैसा अनुपम ने बताया, वो देना इसलिए था कि वो जो है तो देना तो था तो उनका हिस्सा वो, लेकिन वहाँ से जम्मू कश्मीर में झगड़ा हो गया, है ना। अब झगड़ा हो गया तो जब पाकिस्तान, वहाँ पता ये चला कि पाकिस्तान उनको सहायता कर रहा है, तो पटेल ने कहा कि ऐसा है कि पैसा हम तुम्हारा मारेंगे नहीं, पैसा हम दे देंगे, लेकिन ये बाद में देंगे। बाद में कब देंगे? जब झगड़ा समाप्त हो जाएगा। गांधी जी पर का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। हुआ क्या, अभी रामशंकर जी इस पर थोड़ा सा विस्तार हो जाएंगे, मैं यहाँ इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ेंगे कि क्यों लेना देना नहीं था, है ना। इसके बाद मैं एक बात और करता हूँ। जब देश का विभाजन हुआ, सरदार आज़ाद हुआ, उस समय आज़ाद भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, कोई जानता है? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभभाई पटेल। सरदार पटेल थे, सबको पता ना। उस समय सरदार पटेल थे, गांधी जी की हत्या हो गई, तो सरदार पटेल ने क्या किया, आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया। आरएसएस कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये माना गया कि गोडसे जो है, उन्होंने, पटेल ने कहा इसलिए प्रतिबंधित कर दिया कि इनकी जो बयानबाजी है ये बहुत गलत चल रही है, ये नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है। इनके भाषण आरएसएस वालों के नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं देश में, जिसकी वजह से गांधी की हत्या हुई, तो सरदार पटेल ने उनको प्रतिबंधित कर दिया। ठीक, ये इतनी बात होगी। अब कितनी बात, अब और क्या बचा? एक बात और मैं बात करके ख़त्म करूंगा, रामशंकर जी बताएंगे आपको कुछ। एक बात इतनी बच रही है, अनुपम ने कहा था कि गांधी जी, अभी पूरा अभी उसका प्रश्न बाकी पड़ा है कि देश का गांधी जी इसलिए बुरे थे
उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, है ना? ये प्रश्न था ना, अब इसकी चर्चा नहीं हुई, ये तो अभी छूटा जा रहा था। भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? अच्छा, भगत सिंह वाला बवाल क्या है मतलब समझा जाए। भगत सिंह को फांसी की सजा क्यों हुई है, किस जुर्म में? अनुपम, क्योंकि वो क्रांति बनाते थे और अंग्रेजों को ये पसंद लगे था ज़्यादा। ऐसा थोड़े, बहुत सारे क्रांतिकारी थे। लेकिन उनके कहने से ज़्यादा वो अधिकतर फैलाना ज़्यादा। चलिए ठीक है। दो बातें थी जब भगत सिंह पर केस चले तो, दो बातें हुई। एक तो उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, मालूम है ना? भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली में जहाँ विधानसभा चल रही थी और विधानसभा में हम जाएं और बम फेंके तो क्या होगा? क्यों, कोई छोड़ेगा? लेकिन उन्होंने बम फेंका, लेकिन उन्होंने क्या किया था? बरामदे में फेंका था, जहाँ पब्लिक थी वहाँ नहीं फेंका था और वहाँ पर खड़े रहे थे, उसके बाद पकड़ गए थे। तो बाद में उन्होंने ये कहा कि ये बताओ, अगर हमको मारने का होता तो मैं अंदर फेंकता, लोग मर जाते, तो क्या बाहर क्यों फेंका? बाहर इसलिए फेंका कि हमको विरोध दर्ज कराना था। तुम्हारी सरकार बहरी है, हमारी बातें नहीं सुन रही है, जिस प्रकार से आजकल हो रहा है। तो कोई बात कहता है तो सुना नहीं जा रहा, तो क्या कहता है कि तुम्हारे कान खोलने हैं, तो क्या कहेगा कि तुम्हारे बगल में बम लगा दें तो तुम्हारे कान खुल जाए, तो सुनाई पड़ने लगे। तो भगत सिंह ने कहा कि असेंबली के बाहर इसलिए फेंका, तुम्हारे जो सुनाई नहीं पड़ रहा है ना, हम लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तुम सुनते ही नहीं हो, इसलिए हमने बम फेंका तुम्हारे कान खोलने के लिए। तो अच्छा, मजिस्ट्रेट ने इस बात को माना, ये बात सही कह रहा है, अन्यथा ये तो जब बाहर फेंका है तो ये तो अंदर भी फेंक सकता था, तो मर भी जाते लोग। और दूसरी बात, ये भागा नहीं और पकड़ा खड़ा रहा, इसका मतलब यार इसका मकसद कुछ अलग था, तो ये क्रांतिकारी था, तो इसको सजा नहीं हो सकती। और वो बरी हुई, उसमें बरी हुई, लेकिन सजा हुई किसमें? एक आपको मालूम होगा कि पुलिस अधीक्षक को गोली मार दी थी भगत सिंह ने, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, 3 लोग थे उसमें शामिल थे, और तीनों को फांसी हुई है ना? क्यों फांसी हुई? किसी को अधिकारी या एसपी को गोली मारिए, क्या होगा? छोड़ दे जाओगे? एसपी को, पब्लिक को तो मारने से तो छोड़ देते हैं, 302 हो जाता है, फांसी की उम्र कैद हो जाती है। अब अपनी पत्नी को मार के देखिए तो उस पत्नी को फांसी की सजा हो, उम्र कैद हो जाएगी, वो तो एसपी है। या किसी आदमी को, भाई को मारिए, किसी को मारिए, मतलब ये होता है कि वो हमारा है, तो हमारा है तो क्या हुआ? किसी को जान ले लोगे क्या? वो तो एसपी है, अधिकारी है, उसे क्यों मार देने से आप कैसे बच जाओगे? लेकिन फिर भी आप देखिए, 6 अक्टूबर 1930, 6 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा का ऐलान हो गया कि भगत सिंह को फांसी की सजा होगी। कब होगी? 24 मार्च 1931। कितने थे? कई महीने थे। उस समय गांधी जी पूना जेल में बंद थे। गिदांगी मार्च हुआ था, नमक कानून तोड़ा था, उस नमक कानून तोड़ने के चक्कर में गांधी जी जेल में थे और यहाँ पर केस चल रहा था, और केस चलते चलते उनको फांसी की सजा हुई। इसी केस चलने में थोड़ी सी बात और बताएंगे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगत सिंह को बचाने के लिए जो वकील लड़ रहा था उसका नाम क्या था? कोई जानता है? अनुपम जी, उसका नाम था आसफ अली मुस्लिम जो है वकील था, वो भगत सिंह को बचाने के लिए लड़ रहा था और भगत सिंह को फंसाने के लिए, सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था वो था वकील कौन? हिंदू सूर्य नारायण शर्मा। यानी मुसलमान बचा रहा था और हिंदू फांसी दिला रहा था। अब सुनिएगा, और जो सूर्य नारायण शर्मा थे वो आरएसएस के जो संघ के हेडगेवार थे, उनका मित्र था। अब समझिएगा खेला। इसके बाद जो भगत सिंह के जो सजा हुई है वो गवाही पर होती है। किसी को जुर्म सजा होती है, अदालत जो है बगैर गवाही के नहीं चलती। भाई एसपी को मारा गया, किसने देखा? कोई गवाही नहीं था, ये तो भाग गए थे मार करके, पकड़े में नहीं गए थे। लेकिन 2 आदमी ऐसे थे जिन्होंने गवाही दी थी और कहा था हाँ हमने देखा है, इन्होंने मारा है। वो कौन थे? 2 नाम हैं, शोभा सिंह और सादीराम। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों हिंदू हैं।
एक मुसलमान नहीं है कोई, शोभा सिंह शादीलाल, और दोनों ने कहा कि मैंने देखा था कि इन्होंने मारा है, और ये दोनों आदमी ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। और ध्यान दीजिएगा, आज आरएसएस ही आरोप लगाता है कि भगत सिंह को गोडसे ने इसलिए गांधी को मारा, अच्छा किया क्योंकि इन्होंने भगत सिंह को बचाया नहीं। और क्या आरएसएस ने बचाया था? आरएसएस ने नहीं बचाया था, वो तो जेल में बंद थे। गांधी जी कब छूटे हैं? 26 जनवरी 1931 को, और सजा कब हो गई, घोषित हो गई थी? अक्टूबर 1923 को। इस बीच में किसी ने भी भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ किया अगर हो तो कोई बताएगा। जैसे ही गांधी बाहर आए, 18 जनवरी को गांधी जी वायसराय इरविन से मिले, कहा कि गांधी भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए, और अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होगी तो यह बहुत राजनीतिक लाभ मिलेगा आपको, युवाओं के प्रति एक अच्छा संदेश जाएगा। चर्चा हुई, दोबारा फिर 19 मार्च को मिले, उसने कहा कि हम लोग सजा जो है ये केवल दया के आधार पर माफ कर सकता है। आज भी ध्यान रखिएगा, आज भी जिसको फांसी हो जाती है वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली जाती है और कहता कि जी जनाब हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ करिए। तो उन्होंने कहा कि अगर भगत सिंह माफी मांगे, दया याचिका डाली जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक आधार पर हम उनको बचा नहीं सकते। कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है कि हम भगत सिंह को बचा दें। 7 मार्च को एक रैली हुई दिल्ली में, उसमें गांधी जी ने कहा कि अगर मेरा विश्वास है कि जहां तक भगत सिंह और ये बच जाएंगे और ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। गांधी जी बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। 19 मार्च को भी मिले, फिर 23 मार्च को फिर मिलने गए जिसने फांसी हुई है। 24 मार्च की तिथि नियत थी और उन्होंने सोचा कि गड़बड़ ना हो, इसलिए एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी दे दी गई। और सरकार ने क्या किया कि उसकी लाश को भी नहीं दिया गया और बाहर जाके जंगल में जला दिया। जैसे कि अभी जल्दी में एक अभी हमारी सरकार ने किया था, पुष्पेंद्र यादव काउंटर किया और उसकी सजा नहीं, लाश नहीं दी गई परिवार को, यह हुआ था भगत सिंह के साथ। क्या कोई नहीं बात थी क्या? हम अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। हमारी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के साथ वो तो अंग्रेज थे, और अंग्रेज से बहुत बड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छा करना चाहिए था, गुलाब भी दे देना चाहिए था। वो तो बाहर के लोग थे, वो हमारे पास शासन करने आए थे। लेकिन बात यह होती है कि गांधी जी बार बार लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और लोग कोई कोशिश नहीं कर रहा है। और लोग अपना वकील दे रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी हो जानी चाहिए, अपने गवाह भी दे दिया कि जाओ बताओ जाके कि हमने देखा है, इसको मारो। और इसके बाद में फिर क्या किया, जब फांसी हो गई तो उसके बाद पूरे देश में दंगा तो एक बवाल फैलाया, झूठ प्रसारित किया। अगर गांधी चाहते तो बचा लेते, गांधी ने नहीं बचाया है, इसलिए ये मार देना बहुत जरूरी था और हम लोगों ने मान लिया इस बात को, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं और हम लोगों को ज्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है। जो लोग जैसा बता देता है उसको लगता है कि ये बात तो सही से नहीं कहा है, तो यह बात तो सही कह रहा है, गांधी ने गलत किया। एक जनरल जो हमारा ज्ञान है उस आधार पर हमेशा मान लेते हैं, ये स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। भाई जैसा हम सुनेंगे, पिताजी जैसा बताएंगे, माताजी जैसा बताएंगे और लोग जो बताएंगे वही तो मानेंगे। लेकिन उससे ज्यादा क्या है, या तो हम किताब में पढ़ें या फिर हमको बताएं, तभी तो जानेंगे। लेकिन ये कोई बुरा नहीं है कि जो हमारी ने, मैंने तो शुरू में कहा था कि जिसके पास जैसा जो भी समझ है वो अपनी बात बताएगा, इसके बाद फिर हम लोग अपनी बात बताएंगे, है ना। अब रामशंकर जी से चाहूँगा कि कुछ बात आपको बताएंगे, इसके बाद पेपर आपके सामने। आप लोगों ने काफ़ी बताया। आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है गांधी जी केवल एक धोती पहने हैं। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में जब वकालत कर रहे थे तो 20,000 रुपये चांदी की मासिक आय। कितनी थी? 20,000। लिखने को जरूरत नहीं। लेकिन जब हिंदुस्तान आए, गोखले जी ने कहा कि आप जो है 1 वर्ष जो है हिंदुस्तान का भ्रमण कर लीजिए और फिर देखिए आज़ादी किस ढंग से ली जा सकती है अंग्रेजों से। गांधी जी ने पूरा 1 वर्ष जो है हिंदुस्तान का भ्रमण किया और गोखले जी से बोले
कि मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं आया, जो मैं पहले था वो आज भी हूँ। हिंदुस्तान को आज़ादी अगर मिली है तो मेरे रास्ते यानी अहिंसा के रास्ते, प्रेम के रास्ते से मिलेगी, सत्य, अहिंसा और प्रेम का रास्ता। लेकिन जब 1 साल उन्होंने घूमा तो देखा हिंदुस्तान के लोग ज़्यादातर एक ही कपड़ा पहनते हैं और छोटे छोटे बच्चे तो केवल जांघिया भी और चड्ढी भी नहीं पहन पाते थे। इतना हिंदुस्तान कपड़े में कमज़ोर था। और जब बिहार में नेहलों की समस्या के लिए जब गए, बिहार में कौन सा था जो बापू के काम कर रहे थे? चंपारण। चंपारण में जब गए तो वहाँ पर एक विद्यालय खोला और विद्यालय में उन्होंने कहा कि जो औरतें नहीं आती उनको भी ये 2 अक्षर अगर सिखा दिया जाए तो पढ़ जाए। कस्तूरबा जी को भेजा कि जाओ तुम देखो जाकर कि इस घर की औरतें क्यों नहीं आती। कस्तूरबा जी गए, दरवाज़ा खोला तो धक से वो दरवाज़ा खुला तो देखा कि जो वस्त्र वो औरत पहने थी, कस्तूरबा ने गांधी को बताया आकर कि जो ये 3 औरतें हैं, ये जो कपड़ा पहने हैं इनसे ये नहीं लगता कि कपड़ा पहने हैं या नहीं पहने। गांधी जी स्वयं गए और देखा जा करके कि इतना गरीब, इतना निर्धन, इतना कंगाल हिंदुस्तान की एक कपड़ा भी नहीं पहन सकता, अपना तन नहीं ढक सकता। तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो है कपड़ा जो है सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी है। क्यों हिंदुस्तान नंगा है? देश को आज़ादी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कपड़ा और दूसरा रोटी। रोटी जानते हो? रोटी अगर 4 दिन न मिले तो आदमी चल नहीं पाएगा, लेकिन कपड़ा जो है वो 1 दिन भी नहीं चल सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो गांधी जी ने वहीं पर प्रतिज्ञा की कि आज से मैं एक ही धोती पहनूंगा और वो हमेशा के लिए एक ही धोती पहनते रहें कि राष्ट्र अगर नंगा है तो मैं भी उसे अर्धनंगा ही रहूँगा। तो ये सबसे बड़ा गांधी जी का काम था कि उन्होंने क्या किया, खादी चलवाई, चरखा चलाया, करघा चलाया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया कि गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमान भाइयों ने करघा संभाला और हिंदुओं ने कपास संभाला। कपास हिंदुओं ने पैदा किया, मुसलमानों लोगों ने काता और कातवा कपड़ा मैदान में आया और लोग पहनने लगे। इससे यानी इसमें बहुत बड़ा नहीं करना जा रहे हैं, इससे क्या हुआ कि गांधी की खादी से जो लोग कह रहे थे इससे आज़ादी कैसे मिली, कि कैसे क्रांति होगी, लंका शायर लंदन की 20 मिलें, बहुत बड़ी मिलें जो थी वो बंद हो गई। 20 मिलें लंका शायर। और जब 1932 में गांधी जी गए गोलमेज सम्मेलन में तो वहाँ के मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया कि आप हमारे बीच में आए और हमारी बात सुनिए। गांधी जी गए तो चर्चिल ने कहा हो सकता है आप वहाँ मारे जाएं, आप वहाँ न जाइए। गांधी जी ने कहा वो लोग हमें नहीं मार सकते, वो हम लोग हमें प्यार देंगे और बहुत अच्छा प्यार देंगे। सारी सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट सत्ते में आ गई। गांधी जी वहाँ अकेले गए और जैसे ही मंच पर चढ़े तो सारे मजदूरों ने कहा गांधी मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। तो गांधी जी भी चिल्लाने लगे गांधी मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। तो वो सारे मजदूर जो 50-60 बैठे थे सभा में, वो लोग शांत हो गए। गांधी जी ने कहा आप लोग शांत क्यों हो गए? तो उन लोगों ने कहा कि आप जब बोल रहे हैं गांधी मुर्दाबाद तो हमको क्या रहेगा, ये आप बताइए। तो उन्होंने कहा आप अपनी समस्या बताइए। उन्होंने कहा आपने खादी का कार्यक्रम जो चलाया उससे हमारी 20 मिलें जो बड़ी बड़ी थी वो बंद हो गई और हम मजदूर यानी इंग्लैंड के मजदूर बिल्कुल बेकार हो गए कि रोटी के लिए तबाह हो। तो गांधी जी ने कहा एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, वो आप सुनेंगे? उन्होंने कहा क्या कि अगर मान लो हिंदुस्तान का कपड़ा हम कहें तुम लोग पहनो तो क्या तुम लोग पहनोगे? तो जानते हो क्या हुआ? वो सारे मजदूर चिल्लाए हम इंग्लैंड के निवासी हिंदुस्तान का कपड़ा कभी नहीं पहने। तो गांधी जी ने कहा यही बात मैंने उनको सिखाई कि अपनी राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के लिए मरना और जीना, काम करना, यही तो मैंने सिखाया। आपकी मजदूर यानी आपके धंधे से आपके धंधे खत्म हो गए, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप मांग कीजिए कैसा कर दें। तो ये तो हुई एक गांधी जी की चर्चा में।
दूसरी बात, एक लड़के ने यहाँ कहा था कि गांधी जी जो है एक लपड़ मारो तो दूसरा गाल कर देते थे। ये गांधी जी का सिद्धांत नहीं, ये ईसा मसीह का सिद्धांत है, ठीक है ना। ये ईसा मसीह, गांधी जी ने कहा था अगर कोई एक लपड़ मारता है तो हमें पूछना ये चाहिए कि आपने ये लपड़ क्यों मारा, समझिए ना, कारण होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है भगत सिंह वाली, भगत सिंह को फांसी ना हो इसलिए उनके पिताजी ने एक याचिका दायर की थी कि भगत सिंह को फांसी न दी। भगत सिंह के सामने जब अदालत में उनके पिताजी खड़े हुए तो भगत सिंह ने जानते हो क्या कहा था? आप लोग खाली इतना सुन लेते कि गांधी जी अगर चाहते तो बचा देते, चाहते तो बचा देते। भगत सिंह ने अपने पिताजी से कहा, आप मेरे पिता होकर के भी तुमने वो काम किया है जो दुश्मन भी मेरे लिए काम नहीं कर सकता। अगर दुश्मन आज मेरे सामने आ जाए तो मैं वही काम करूंगा जो सैंडर्स को किया था। सैंडर्स को गोडसे ने भगत सिंह ने गोली मारी थी और उसी पर फांसी ली थी। तो इतना बड़ा व्यक्ति जो कह रहा है, अपने पिता से जो कह रहा है कि अगर तुम न होते तो मैं वही काम करता जो दुश्मन के लिए काम करता, तो इसमें गांधी जी का है। उनके अध्यापक कह रहे हैं कि भगत सिंह ने जो बयान दिया है कोर्ट में वो बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त दिया है, क्योंकि ज़रूरत थी हिंदुस्तान को 2-4 ऐसी फांसियां हों जिससे राष्ट्र पूरा जाग जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष के लिए उतारू हो जाए। तो ये सारे काम जो थे, जो कर रहे थे, और गांधी जी के साथ जो लोग थे बिल्कुल जो छुआछूत थी हिंदुस्तान में थी, जो घृणा करते थे, जो हिंदू ये कहते हमारा भगवान बहुत सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा प्रबल है और सब जगह मौजूद है। एक हरिजन, जो भी हरिजन हो, उसके बराबर उनका कोई भी, सारे देवी देवता जितने हैं उनके, उस एक हरिजन की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो मंदिर में चला जाए तो वो भगवान अशुद्ध हो जाता है। कुछ कहना चाहता बेटा? तो जो एक लड़के से सारा मंदिर अशुद्ध हो जाता है, वो बड़ा है कि वो भगवान बड़ा है? आप लोग फैसला कर लीजिए, कौन बड़ा हो सकता है? एक अछूत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसकी तो इसके लिए क्या गांधी जी ने कहा कि अगर ये चीज़ है आपके अंदर जो बैठी है घृणा दलितों के पर, हरिजनों के पर, शूद्रों के पर, ये अगर आप नहीं निकालेंगे तो हिंदुस्तान की आज़ादी मिलेगी, लेकिन वो आज़ादी पूरी नहीं होगी। इसलिए अपने दिल से अपने नफरत हटाइए। अगर नफरत हटा दोगे देश के सभी लोग बराबर होंगे, उठेंगे, बैठेंगे और बराबर चलेंगे, सम्मान चलेंगे। किसी को अगर गाली दो तू शुद्ध है, ये फलाना है, तो क्या बुरे नहीं लगता? क्या हम लोग गाली देते? तो इस गाली के वातावरण को वो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते थे और काफ़ी सफल हुए गांधी जी। और इसीलिए भीमराव अंबेडकर जब 30 जून 1946 को उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो गांधी जी ने कहा कि देश में जो है अगर इज्जत बचानी है देश की, तो सबसे बड़ा विद्वान इस समय भीमराव अंबेडकर है। उसी को सारी जिम्मेदारी दे दी जाए और वो संविधान का रचना करे, है ना। तो संविधान का रचना करने वाला कौन है? एक शूद्र है। तो शूद्र जो है इसलिए कर रहा है क्योंकि गांधी जी चाह रहे हैं कि सभी लोग बराबर हो जाएं, और बराबर होने का मतलब है कहीं कोई घृणा न जाए। टाइम उससे हो गया, लेकिन एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल रामशेखर भाई ने कहा कि गांधी जी ने क्या कहा कि जो सवाल आपने किया पिताजी से, वो अगर दूसरा कोई करता तो मैं वही करता जो मैंने अंग्रेज के साथ किया। यही कहा ना, यानी मैं उसको गोली मार देता। कौन सा ऐसा सवाल था जो उनके पिताजी ने किया? उन्होंने ये याचना की थी कि हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, माफ़ी मांगने के लिए। और ये चीज़ भगत सिंह के सिद्धांत से और उनके स्वाभिमान से बिल्कुल विपरीत थी। माफ़ी मांगने का अर्थ होता है कि वो जुल्म हमने किया, माफ़ी तभी मांगेंगे ना जब कोई गलत काम किया हो। और भगत सिंह कहते थे जो मैंने किया है वो सही किया है, यही सब और लोगों को करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा था। और दूसरा है कि गांधी जी, तुम तो एक गणित लगा ही लोगे कि कितने साल जिंदा रहे,
अब सोचने लगे ना सब। 78 साल 3 मास 3 माह 28 दिन, ठीक है। 78 साल 3 माह 28 दिन, और इस इतने में लगभग 6.5 साल वो जेल में रहे। अब इसके बाद एक बात हम और बताना चाहेंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। आजकल हम लोग किताबें नहीं पढ़ते, जो सवाल हुआ गूगल पे डाल दिया। क्या तुमको मालूम है कि गूगल पे भी एक साजिश चल रही है? लोग अपने हिसाब से जवाब लिख रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो जो चाहेंगे वही तुम पढ़ोगे। सच तक जाने के लिए तुमको किताब खोलनी पड़ेगी। वहाँ कोई ध्यान रखता है क्या? धन्यवाद। देखिए, लगभग चर्चा पूरी हो गई हम लोगों की तरफ से। असल में होता क्या है, 1 घंटे का हम लोगों ने लगभग निर्धारित कर रखा कि इतनी चर्चा हो ही नहीं पाती है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। अगर इसमें थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो और ज़्यादा समय चला जाएगा। अब आधा घंटा ही बचा है आपके पेपर के लिए। अगर किसी का कोई लग रहा हो कि यहाँ से कुछ रह गया है तो अभी बता दें। नहीं, वो सवाल चाहे कम समय में उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी दिमाग में कोई हाँ, बस इतनी सारी वो आपका कहना है कि जेल में कितने दिन है? लगभग 6.5 साल। बस आप ऐसे जान लीजिए कि लगभग 79 साल यानी 78 साल वो जीवित रहे, और उसमें से 6.5 साल लगभग वो जेल में रहे। लगभग ही मान के चलिए, काहे को ज़्यादा वो करेंगे, है ना? इतनी बात। दूसरी बात, भगत सिंह वाली बात मुझे लगता है कि जिनका प्रश्न था उनको लगभग वो क्लियर हो गई कि नशे भाई ने भी कुछ बताया, इन्होंने बताया। तो बात इतनी थी कि दया याचिका पर ही छोड़े जा सकते थे। पिताजी ने जब कहा दया याचिका के लिए, भगत सिंह ने कहा मैं यार दया याचिका क्या सावरकर है क्या, क्यों माफी मांगेंगे? हमने कोई गलती थोड़ी किया है, कि धोखे से हमसे थोड़ा ही हुआ है। हम तो अगर हमको छोड़ोगे तो फिर दोबारा वही काम करेंगे। गुरु ने कहा कि मुझसे गलती धोखे से हुआ नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। मैंने जानबूझ के वो किया है, और अगर फिर बाहर आएंगे तो करेंगे वही। इसलिए मैं दया याचिका की कोई सवाल नहीं हो सकता, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, और माफ़ी के बगैर वो छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए वो शेर वो अलग रहा। वो भगत सिंह की जो है कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। बाकी भगत सिंह ने ये कहा है मैं नास्तिक हूँ, उनकी किताब बहुत प्रसिद्ध है, मैं नास्तिक हूँ। और ठेका उन लोगों ने ले रखा भगत सिंह को पैरवी करने का जो बहुत बड़े आस्तिक हैं। और जो भगत सिंह कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, और जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, तथा कथित आस्तिक। ठीक। लेकिन मैं इतनी बात खाली इतनी बात करा। रही बात एक चीज और शायद थोड़ी सी आपको लग रहा क्लियर नहीं हुई थी, पूना पैक्ट कब हुआ था? देखो जरा, 24 सितंबर 1932। डेट लिखी है क्या? 24 सितंबर 1932 सही हो गया। अब किसी का कुछ बचा है क्या इसमें? अच्छा, अब 3 लोग हैं जिन्होंने कहा था कि गांधी जी गलत थे, और उनके जो गोडसे ने मारा वो सही किया था। क्या अभी लगता है ऐसा? नहीं लग रहा अनुपम? ठीक है, ऐसे नहीं कुछ कहना क्या? नहीं, कोई बात नहीं। अब इतनी सारी बात बची कि फिर मारना क्यों चाहते थे? देखिए, गांधी जी क्या बस इतनी सी बात थी, वह झूठों को कल्याण के लिए गए थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, बार बार वो अनशन करते थे, उपवास करने लगते थे, दोनों पार्टियां आ जाती थी और वो अनशन वो दंगा समाप्त हो जाता था। तो लोगों ने जो बार बार मेहनत करके दंगा करवा रहे थे, उनको लगा कि हमें यार ये आदमी बुद्धा जो है बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो इसको जल्दी से निपटाना ही पड़ेगा। इसलिए जो है बार बार ये दंगे समाप्त करवा दे रहा है, तो इसलिए जो है इसको निपटाना पड़ेगा। उसको उन्होंने निपटाया, और आप लोगों को क्या बताया, उनका ये अपना मकसद है। क्योंकि हमारा जो मकसद अगर नहीं हल हो रहा है तो हमको नायक बनना है, तो कुछ ऐसी कहानी गढ़ेंगे जिससे लोगों को लगे कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अब यहाँ से अपनी बात खत्म करते हैं। बाकी बातें तो तमाम होती है, अगर पूरा दिन किया जाए तो समय कम है। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि लगभग बात पूरी होगी। अब पेपर आप लोगों के बीच में आएगा, कोई किसी का देखेगा नहीं, ईमानदारी के साथ करेगा, और रजिस्टर अपना अपना अवसर लोग बंद कर देंगे। रजिस्टर सभी लोग बंद कर देंगे। बेईमानी करेंगे तो अपने आप से करेंगे, हमसे कहाँ लेना देना, है ना?
सभी लोग बंद कर दिए ना? हाँ, रजिस्टर बंद कर दो आप लोग। रजिस्टर बंद कर दीजिए, रजिस्टर रखे रहिए, उसी के ऊपर पेपर रख करके लिखिएगा, है ना? गांधी जी के वचनों का चलो पालन करें, पूरे लाइन में दीजिए। सबका पालन करें, रजिस्टर बंद कर दें। बांटो। वही क्या सब हो गया, पसंद गया? बस शुरू हो जाओ। पेपर में बोला नहीं जाता, आवाज नहीं जाती। यदि आवाज हो रही, बोल रहे हैं, तो समझे पेपर नहीं दे रहे। आप अपना पेपर पढ़िए और स्वयं उत्तर दीजिए। आवाज नहीं, आवाज देके करेंगे, बगल वाला आपका आंसर सुन लेगा। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बन। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुबले पतले सरपट चलते, दुबले पतले सरपट चलते, हाथ में लेके लाठी रे, चश्मा लगाते चरखा चलाते, तन पे धोती बांधी रे। आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से, आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंधी पड़ी थी भारत माँ गुलामी की जंजीरों से, कई लड़ी लड़ाइयाँ पर जीत न पाए गौरों से, फिर बापू ने अलख जगाया। ओ फिर
बापू ने अलख जगाया, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, चाहिए हमें आजादी रे। आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से, आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे